लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। सागर और लीला की शादी को 8 साल हो चुके हैं, पर आज भी उन दोनों के परिवार उन्हें उनके लव मैरिज के लिए माफ नहीं किए। लीला का परिवार तो उसकी शादी एक बड़े खानदान में पक्की किए थे, पर ऐन वक्त पर उन्हें लीला ने खुल के सागर के बारे में बता दिया। और ये सब सुनते ही मानो जैसे उसके घर में सुनामी आ गया था। और सागर के घर वाले भी कुछ कम नहीं थे। उसके माँ पापा बिना दहेज के बहू घर लाने को तैयार ही नहीं हुए। फिर क्या, दोनों को उनके घर पे आगाह कर दिया गया था कि जहां पे शादी पक्की हुई है वहीं पर ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये दोनों कहां मानने वाले थे। रातों रात घर से भाग निकले। सागर, अब हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे? लीला, तुम डरो मत, तुम साबालिक हो। हम दोनों सबसे पहले शादी करेंगे, फिर किसी दूसरे शहर में अपना घर बसाएंगे। फिर मुझे माँ पापा माफ कर देंगे ना? शायद। रात के अंधेरे में सागर एक पंडित जी को बुला के मंदिर में शादी कर लेता है। और जब लीला के घर वाले उसे ढूंढते हुए मंदिर पहुंचते हैं, तब तक शादी हो चुकी होती है। लीला, तू ये मनमानी करके हमें हमेशा के लिए खो दी और हमारे लिए मर गई है। तू मर गई। कभी अपना काला मुंह लेकर हमारे घर पे मत आना। तूने ये क्या कर दिया लीला? तू इसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। चली जा हमारी नजरों से, चली जा। माँ, ऐसे मत बोलो। लीला को ऐसे जली कटी सुना के उसके माँ पापा और भाई वहां से चले जाते हैं। लीला ऐसे ही रोती रहती है। फिर सागर उसे समझा बुझा के स्टेशन ले जाता है। काफी देर सफर करने के बाद दोनों उनके घर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में अपना घर बसाने को तय कर लेते हैं। लीला, यहाँ पे तो इतने सारे टू लेट लिखा हुआ है, हमें घर रेंट पे जरूर मिल जाएगा। तो चलो वो घर पे चलते हैं, सुंदर दिख रहा है। क्या चाहिए? मैडम, हमें घर रेंट पे चाहिए। ये कौन है तुम्हारे साथ? मेरी पत्नी लीला। सामान कहाँ है तुम्हारा? और किसी की पत्नी को भगा के लाए हो या भाग के शादी किए हो दोनों? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, तुम्हें हम रेंट पे नहीं रख सकते। पुलिस के लफड़े में फालतू में क्यों पड़ना? जाओ यहाँ से। ऐसे एक नहीं दो नहीं, हर एक घर का मालिक कुछ ना कुछ बहाना देकर उन दोनों को रेंट पे रखने से मना कर देते हैं। अब तो लीला रो रो के अपनी हालत और बिगाड़ चुकी थी। फिर लगता है जैसे भगवान ने उनकी सुन ली। एक विधवा बुढ़ी ने उन्हें रास्ते से गुजरते देखा। अरे क्या हुआ? लगता है अभी अभी शादी हुई है, फिर इतना रो क्यों रही है लड़की? ए लड़का, अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता? मौसी, एक्चुअली बात यह है कि हमें रहने को घर नहीं मिल रहा, सब मना कर दिए यहाँ पे, इसीलिए लीला ऐसे रो रही है। घर चाहिए रहने को? चलो मेरे साथ चलो। कमला माई जितनी मुफट थी, दिल से उतनी ही अच्छी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पति के बनाए हुए घर भाड़े पे देकर कुछ पैसे कमाती थी और उसी से घर चल जाता था उसका। ये देखो दोनों, ये कमरा कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? अच्छा है माई, बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माई बोलती है और शुक्रिया भी बोल रही है। शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे। जा, मेरे रसोई में जाकर 3 कप मसाला चाय बना दे। जरूर। सागर और लीला उसी दिन से कमला माई के घर में भाड़े पे रहने लगे। कुछ दिनों में सागर खुद के लिए एक नौकरी भी ढूंढ लिया।
लीला अपने परिवार को बहुत मिस करती थी, पर दिन भर कमला माई कुछ ना कुछ इधर उधर का बोल के उसका टांग खींचती रहती थी। फिर लीला का भी मन बहल जाता था। फिर एक दिन, लीला, क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? सागर, हमें यहाँ पे आए 1 साल होने को है। माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्यों ना हम... नहीं लीला, नहीं, वहां पे तुम्हें ले जाने को हिम्मत नहीं है मुझ में। कितना कुछ सुनाएंगे दोनों को और फिर तुम रोती हुई वापस चली आओगी। घर पे अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ, इसीलिए दिमाग में बस घर वाले ही आ जाते हैं। खैर, जाने दीजिए। अच्छा, तो फिर आगे का सोचो। अरे ये बुद्धू सागर, पत्नी को अकेला महसूस होने से पहले बच्चे का तो सोच ले, फिर पत्नी तुझे भी भूल जाएगी। माई। कमला माई की बात मानकर सागर और लीला फैमिली शुरू करने को सोचते हैं, पर ज्यादातर टाइम स्ट्रेस में रहने की वजह से लीला को कंसीव नहीं हो पाता। ऐसे ही और 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन पता चलता है कि लीला प्रेग्नेंट है। सागर, कमला ताई सब बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए ना माई, इन 8 सालों में कितना कुछ बदल गया है, पर मेरे माँ पापा अभी तक... हाँ हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। देखना, जब तुम दोनों यहाँ पे आए थे मेरे बाल कितने काले घने थे, अब देख सफेद हो गए हैं। माई, आप भी ना। तेरी बेटी पहली बार स्कूल गई है आज। क्या बोलते हैं वो, हाँ, पेंसिल, इरेजर, कटर सब छोड़ के आई होगी। उसका सोच, पुरानी बातें क्यों पकड़ के बैठी है। कमला माई के मुंह से बात खत्म होते ही लीला की बेटी आकृति अपने पापा के साथ घर पहुंच जाती है। माँ, अक्कू मेरी बच्ची, कैसा रहा तेरा पहला दिन? बहुत अच्छा माँ, मैंने 3 नए दोस्त बनाए। अच्छा, 3 दोस्त, वेरी गुड। चल, बहुत भूख लगी होगी तुझे, कुछ खिला देती हूँ। और कमला माई, अब तबीयत कैसी है आपकी? मेडिसिन खत्म होने से पहले ही बता दीजिएगा मुझे, मैं ले आऊंगा। ए चुप कर नालायक, जब देखो मेडिसिन का पूछता रहता है। मैं थोड़ी इतनी जल्दी मरने वाली, तेरी बेटी की शादी देख के जाऊंगी। माई, आप भी ना हमेशा हंसाती रहती हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा सुन, ये लीला इतने सालों बाद भी अपने परिवार को बहुत याद करती है। मुझे लगता है अकेले में रोती होगी बहुत। तू उसे एक बार उसके परिवार से क्यों नहीं मिला देता? पर माई, आप तो जानती हैं। मुझे पता है वो लोग बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं और तू लीला को ऐसे जलील होते नहीं देख सकता। पर बेटा, क्या पता वो लोग इतने सालों में बदल गए होंगे तो वो भी लीला को याद कर रहे होंगे। तो मेरी मान, जा उसे उसके घर घुमा ला और हो सके तो अपने माँ पापा से भी मिल लेना। ठीक है माई, इस संडे को प्लान करता हूँ। 2 दिन बाद सागर और लीला अपनी बेटी आकृति को लेके घर वालों से मिलने निकले। सागर, मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना डर भी लग रहा है। तुम इतनी चिंता मत करो, हम पे गुस्सा हो सकते हैं, पर एक बार हमारी बेटी को देख के पुरानी बातें सब भूल जाएंगे। पापा, क्या सोनिया के नानी की तरह मेरी नानी भी मुझे कहानी सुनाएंगी? हाँ बेटी, बिल्कुल सुनाएंगी, बहुत प्यार देंगी तुम्हें। हे भगवान, कितने सालों बाद मैं अपने घर आई हूँ। घर पहुंचते ही लीला को अपना बचपन याद आने लगा। पूरे 21 साल वो इसी घर में बिताई है। माँ, पापा और बड़े भैया का प्यार सब कुछ मिला था उसे। पुरानी बातें याद करके उसकी आंखें भर आई और वो भागते हुए
दरवाजे के पास चली गई। लीला, लगता है शायद घर पे कोई है नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं होंगे, पापा भैया शायद नहीं हो सकते, पर माँ तो हर वक्त घर पे ही रहती है। उन्हें उनका घर स्वर्ग लगता है। देखना, अभी दरवाजा खोलेंगी और मुझे देख के गले से लगा लेंगी। काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर रास्ते से गुजरते एक आंटी जी के ऊपर सागर की नजर पड़ी। आंटी, ये शर्मा जी के घर पे कोई नहीं है क्या? शर्मा जी? अरे बेटा, उन्हें तो यहाँ से गए 8 साल हो गए हैं। क्या 8 साल हो गए घर छोड़े? और अभी कहाँ रहते हैं वो? पता नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं अभी। उनकी एक बेटी थी, बहुत लाड प्यार से बड़ा किए थे उसे। ऊंचे खानदान में शादी भी पक्की कर दिए थे, पर शादी से कुछ ही दिन पहले बेटी घर छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। फिर शायद 1-2 महीने तक थे यहाँ पे, बाद में उनकी पत्नी चल बसी। क्या? हाँ, बहुत दुख की बात है। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं। फिर एक दिन सुबह देखा तो पत्नी का क्रियाक्रम खत्म होते ही बाप बेटे दोनों सामान बांध के कहीं जा रहे हैं। तब से उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है आंटी, शुक्रिया। क्या हो गया? लीला, ऐसे रो क्यों रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। सागर, ये सब मेरे कारण हो गया। माँ मेरे वजह से नहीं रही। पापा इतने मुश्किल से जो घर बनाए थे उसे छोड़ के चले गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? ओहो, बात कुछ अलग हो सकती है। तुम खुद को ऐसे दोष मत दिया करो। अब मैं मरते दम तक खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पापा और भैया से कैसे मिलूंगी मैं? उनका तो कोई अता पता नहीं। ओह लीला, प्लीज, बच्ची है तुम्हारे पास। तुमको ऐसे रोते हुए देख के उस पे क्या बीतेगी? थोड़ा तो सोचो। खुद को संभालो। घर पहुंच के बात करते हैं ना। नहीं सागर, नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। सब खत्म हो गया। जो आश लगाए मन में बैठी थी कि मेरी बेटी को वो देखते ही गुस्सा थूक देंगे, अब कैसे हो पाएगा? माँ तो मेरे वजह से। पापा, माँ को समझाओ ना, ऐसे क्यों रो रही है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। माँ बस थोड़ी दुखी है। घर पहुंच के सब ठीक हो जाएगा। लीला खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और कार में बैठे बस रोए जा रही थी। सागर बेटी को समझा रहा था और लीला को भी चुप कराने की कोशिश में लगा था, पर वो कहाँ खुद को संभाल पा रही थी। इसी बीच रास्ते से सागर की नजर हट गई और उनकी गाड़ी सीधा जाकर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ से टकराया। लीला, आकृति! एक ही पल में सब बिखर गया मानो। उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई थी। सागर बहुत जख्मी था और आकृति भी जख्मी होकर वहीं पर बेहोश पड़ी थी। पर लीला कहाँ गई? लीला, लीला, लीला कहाँ हो तुम? लीला। उसी हालत में सागर लीला को आसपास हर जगह ढूंढने की कोशिश किया, पर लीला कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर में पास के गांव वाले भी वहां पे आकर पहुंच गए। सबने लीला को फिर से ढूंढने की कोशिश की, पर लीला वहां पे नहीं थी। अरे भाई, पत्नी को अब ढूंढना छोड़ो और बेटी को लेकर चलो यहाँ से। हम तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। हालत देख रहे हो अपनी। हाँ भाई,
ये सही बोल रहे हैं। पहले खुद का ध्यान रखिए और आपकी बेटी को भी तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। नहीं, मैं लीला के बगैर कहीं नहीं जा रहा। वो यहीं कहीं होगी, उसे ढूंढ निकालना है मुझे। हम हैं ना यहाँ पे। आपकी पत्नी मिलते ही उसे भी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, फिक्र मत करो। अब जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। सबके समझाने पर सागर हॉस्पिटल जाने तैयार हो गया और गांव वाले उसे उसकी बेटी के साथ एडमिट करवा दिए। अगले दिन ट्रीटमेंट के बाद जब सागर होश में आया, आप अभी एकदम ठीक हैं और आपकी बेटी भी। लीला, मेरी पत्नी कैसी है? माफ करना भाई, वो कहीं नहीं मिली। गांव वाले बोल रहे हैं कि पास में जो झरना है वो शायद उसी झरने से बह गई होंगी। मिलने की उम्मीद छोड़ दीजिए अब। ठीक हो जाने के बाद सागर आकृति को लेकर घर पहुंचा और लीला के बारे में सुन के कमला माई की दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। इधर सागर को उसकी बेटी माँ के बारे में पूछ पूछ कर खाना पीना छोड़ चुकी थी। अब सागर किस किस को संभालता भला, खुद को या बेटी को या फिर कमला माई को? सागर बेटा, मेरे कहने पर तुम लीला को लेके उसके घर गए और तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। काश मैं तुम्हें जाने को नहीं बोलती। नहीं माई, आपका इसमें क्या कसूर? जब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब मैं अकेले आकृति को कैसे पालूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अकेले? क्यों बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये कमला माई जब तक जिंदा है तब तक तेरी बेटी का पूरा ध्यान रखेगी, इसे कभी अकेली नहीं होने देगी। कुछ दिन बाद सागर आकृति को कमला माई के भरोसे छोड़ के काम पे जाने लगता है। माई, मेरी माँ कब आएगी? तेरी माँ आ जाएगी बेटी। हम तीनों नानी के घर घूमने गए थे, फिर हम दोनों ही वापस क्यों आए? बीच रास्ते पे माँ कहाँ चली गई? तेरी माँ भगवान के पास चली गई है और अब जब भगवान ही चाहेंगे तभी जाकर उसे तेरे पास वापस भेजेंगे। अच्छा, तो फिर मैं भगवान को रोज प्ले करूंगी कि जल्द ही मेरे माँ को मेरे पास भेज दें। यहाँ से काफी दूर समंदर किनारे एक लड़का बैठा था। लगता है जैसे बहुत दुखी था वो, एकदम जैसे जिंदगी से हारा हुआ। अरे, ये पानी में क्या है? इतना बड़ा सामान कहाँ से आया? नजदीक जाकर देखते ही महेश को पता चला कि वो कोई सामान नहीं बल्कि एक इंसान है। हे भगवान, ये कोई औरत लग रही है। अरे, ये तो जिंदा है। यहाँ तो आसपास कोई नहीं दिख रहा। किससे मदद के लिए बुलाऊं? नहीं, मदद के लिए इंतजार किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसको अपने घर ले जाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। महेश बिना देर किए अपने गाड़ी में लीला को घर ले जाता है। उसके पड़ोस में साक्षी नाम की एक डॉक्टर रहती थी। वो साक्षी को घर बुला के उससे मदद मांगता है। महेश, मैंने सारा चेकअप कर लिया है। नाउ दिस लेडी इज आउट ऑफ डेंजर। वैसे मुझे लगता है इसे 3-4 घंटे लग जाएंगे होश में आने के लिए। तब तक इसके पास रहना, बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, बी केयरफुल। ओके साक्षी। महेश 3-4 घंटे किया, पूरी रात लीला के पास बैठकर उसके होश आने तक इंतजार करने लगा, पर लीला तब भी होश में नहीं आई और सुबह होने को था। रात भर जगने की वजह से महेश की आंख लग गई थी और तभी आकृति, सागर, आकृति, मेरी बच्ची। अरे,
आप लेटी रहिए प्लीज। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है, जाने दो मुझे प्लीज। कौन हो तुम? मुझे यहाँ पे क्यों ले आए हो? मैडम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। महेश के बार बार मना करने के बाद भी लीला बेड से उठने की कोशिश करती रही और वो खड़ी तो नहीं हो पाई, पर बेड से नीचे गिर गई, क्योंकि अब अपने पैर पे खड़ा होना उसके बस में नहीं था। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे पैर, क्या हुआ है मुझे? बताओ कुछ, चुप क्यों हो? बताओ। मैम, मैंने डॉक्टर को दिखाया था। शायद आप किसी एक्सीडेंट से गुजरी हैं, जिसके वजह से आपके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए हैं। अब शायद ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चल फिर नहीं सकती? नहीं, मैं सब कर सकती हूँ। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। आकृति। आकृति, आकृति, अरे खाना तो खा लो। अब कितने देर तक रूठी रहोगी? मुझे मेरी माँ चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब मैं माँ को कहाँ से लाऊंगा बेटी? वो तो भगवान के पास चली गई है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरी माँ चाहिए मुझे। सागर, देख बेटा, लीला को खोए हुए 6 महीने हो चुके हैं। अगर वो जिंदा होती तो जरूर तुमसे मिलने आ जाती। मुझे लगता है अब वो इस दुनिया में नहीं रही बेटा। नहीं माई, ऐसे मत बोलिए। लीला मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। देख बेटा, अपनी नहीं तो आकृति के बारे में सोच। वो खाना पीना छोड़ चुकी है। बहुत समझाने पर रोते रोते एक निवाला ले रही है। ऐसे कितने दिनों तक चलता रहेगा आखिर? वो स्कूल जाना बंद कर दी है, बाहर दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दी है। अब मैं क्या करूं माई? दूसरी शादी। दूसरी शादी? हाँ, अब यही एक चारा बचा है आकृति को संभालने के लिए। नहीं तो पता नहीं बेचारी के दिमाग में इतने कम उम्र में क्या असर पड़ेगा। पर मैंने दूसरी शादी कर लिया तो उस माँ को आकृति कैसे एक्सेप्ट करेगी? अब ये बहुत छोटी है। तुम इसे जिससे भी माँ बोलने बोलोगे ये मान लेगी। और देर हुई तो शायद हम आकृति को समझा नहीं पाएंगे बेटा, और हमेशा के लिए उसे खो देंगे। उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरा मन नहीं मान रहा माई। मैं लीला को कैसे भूल पाऊंगा? कैसे? भूल गए होंगे? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। सागर और आकृति मुझे कभी नहीं भुला सकते। 6 महीने हो गए हैं तुम्हारे एक्सीडेंट को। अब तक उन्हें तुम्हें ढूंढ निकालना होता तो यहाँ तक पहुंच जाते, पर नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मेरी बेटी मुझे इस हाल में देखें। जब मैं चलना फिरना शुरू कर दूं, तभी खुद उनके पास जाऊंगी। देखना वो कैसे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आई होप ऐसे ही हो। महेश, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्त मानती हो तो फिर शुक्रिया अदा करने की बात क्यों बीच में ला रही हो? लीला, उस दिन तुम मेरे लाइफ में नहीं आती तो शायद पता नहीं मुझे मरे हुए अब तक 6 महीने हो चुके होते। महेश, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ लीला, मैंने कभी तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया, पर मेरी सच्चाई बहुत ही दर्दनाक है। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ महेश? क्या क्या नहीं हुआ है मेरे साथ। बस 5 साल का था जब गरीबी के कारण माँ ने मुझे उसके मालिक के हाथों सौंप दिया। माँ ने सोचा था अगर मैं इतने बड़े पैसे वाले आदमी के घर में पलूंगा बढ़ूंगा तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और माँ भी तो उनके घर पे ही काम करती थी, मुझे रोज़ सुबह शाम देख पाएगी। पर बात कुछ उल्टा हो गया। मुझे गोद लेने के बाद माँ के मालिक की बीवी प्रेग्नेंट हो गई और उनका बच्चा हो जाने के बाद मैं फिर से नौकर का बच्चा बन गया।
यहाँ पे बैठे बैठे मेरे बच्चे के खिलौने से खेल रहा है, भिखारी कहीं का। जा यहाँ से। दिन ब दिन मेरे साथ उनका बर्ताव बहुत बदतर होने लगा था। अपने घर पे तो मुझे रहने दिए थे, पर माँ को काम से निकाल दिए वो लोग। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे ऊपर घर के काम का प्रेशर बढ़ता गया। यहाँ तक कि उनके बेटे का होमवर्क मुझे करना पड़ता था और इस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई हो जाती थी। फिर जब 10th रिजल्ट आया और उनका बेटा फेल हो गया तो वो मेरे ऊपर सारा दोष देकर घर से धक्का मार के निकाल दिए। निकल यहाँ से, तेरे वजह से मेरा बेटा फेल हो गया। हाँ, मैंने तो शुरू से बोला था आपको, इस मनहूस को घर पे नहीं रखते, नौकरानी का बेटा। महेश, उस उम्र में तुम्हारे साथ ये सब हो गया है, फिर तुम अपने माँ के पास क्यों नहीं चले गए? माँ को ये लोग घर से निकाल देने के बाद माँ दूसरी जगह पे काम करने चली गई थी। शायद किसी माइंस में रात दिन 24 घंटे काम करती रही। जब मैं उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँचा तो सुनने को मिला मुझे माइंस में बहुत सारे वर्कर्स मर गए हैं और उनमें मेरी माँ भी थी। आई एम सो सॉरी, सुन के कितना बुरा लग रहा है। बस इतना ही नहीं लीला, फिर आगे की पढ़ाई करने को सोचा। अपने पैरों पे खड़ा होने को ठान लिया। दिन भर एक होटल में काम करता था और रात को उसी होटल में रह के पढ़ाई करता था। वहाँ पे रेनू नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ रोज आती थी और पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। मैडम, ये रहा आपका रेगुलर वाला कैपेचिनो। थैंक्स। मैडम, आज आप अकेली आई हैं, आपके दोस्त नहीं आए? नहीं, सब एग्जाम के लिए बिजी है ना, इसीलिए नहीं आ पाए। और आपका एग्जाम नहीं है? वैसे देखा जाए तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम चलता ही रहता है। कोई डिग्री पाने के लिए एग्जाम देता है तो कोई पैसा कमाने के लिए इंटरव्यू में एग्जाम देता है। तो इंसान को किसी को पाने के लिए नसीब उसका एग्जाम बार बार लेने को तैयार रहती है, नहीं? बात तो बहुत अच्छी कर लेते हो। पढ़ाई वढ़ाई करते हो या नहीं? हाँ मैम, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। यहीं सिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ। सिटी कॉलेज में? वहाँ पे तो मैं भी पढ़ती हूँ, पर तुम्हें तो कभी नहीं देखा कॉलेज में। कैसे देख पाएंगी, मैं कॉलेज कहाँ जा पाता हूँ। फिर उसी दिन से रेनू और मेरी दोस्ती हो गई। हम दोनों बाहर भी मिलने लगे। 2-3 महीने बाद पता चला कि रेनू भी मुझे चाहने लगी थी। बहुत खुश थे हम दोनों। फिर एक दिन, ओह, तो तुम हो महेश, जो रायचौधरी खानदान की इकलौती बेटी रेनू का दिल जीत लिया है। सर, मैं क्या करते हो तुम वैसे? ओह हाँ, रेनू ने बताया था कि तुम किसी होटल में वेटर हो, इजंट इट? यस सर, पर मैं अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ और ज़रूर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। अपने पैरों पे खड़ा होकर ही दिखाओगे, नहीं? हाँ, पता है, तुम्हारे जैसे होनहार लड़के लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। ज़रूर करो बेटा, कुछ बड़ा करो। तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अभी ग्रेजुएशन खत्म हो जाने के बाद आगे और पढ़ाई करो, जी जान लगा के मेहनत करो। और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी जिस लड़के को इतना पसंद करती है वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होकर ही दिखाएगा। थैंक यू अंकल जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद? हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रेनू की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। फिलहाल तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? जी अंकल। महेश, देखा ना तुमने, मैंने क्या कहा था कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी पसंद उनकी पसंद है। मान गए ना शादी के लिए? हाँ रेनू, तुम्हारे पापा वाकई बहुत बड़े जेंटलमैन हैं। पता है मुझे। अब तुम आगे की पढ़ाई खत्म करके जल्दी से कुछ बन जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर क्या हुआ महेश? क्या रेनू ने तुम्हें? नहीं, रेनू ने मुझे धोखा नहीं दिया।
उस दिन मैं बहुत खुश था और रेनू से मिलने के बाद सीधा होटल चला गया। वहाँ पे बचा कुचा काम खत्म करके फिर रात को पढ़ाई करने बैठ गया था। कुछ घंटे बीत जाने के बाद लगता है रात काफ़ी हो गई है। ओ माय गॉड, 2:30 बज रहे हैं। अब सो जाना चाहिए मुझे, नहीं तो सुबह होटल का काम नहीं कर पाऊंगा। लाइट ऑफ करके सोने ही जा रहा था मैं कि तभी अचानक से 3 गुंडे होटल का ताला तोड़ के अंदर घुस आए और मालिक के ड्रॉयर में जितने रुपए थे सब लूट लिए। मैंने बहुत कोशिश किया था उनको रोकने, पर भैया प्लीज़, मालिक मुझे मार डालेंगे, आप पैसे मत लीजिए। है, जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप सो जा जाकर। भैया कल का बच्चा हमारे रास्ते पे आ रहा है। हाँ, उस रात गुंडे मुझे धक्का मार के वहां से चले गए और अगले दिन सुबह मालिक सीधा पुलिस लेकर होटल पहुंचे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां पे सब यही बोल रहे थे कि मैंने होटल से चोरी किया है। ऐसे रोज करता हूँ, इसीलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या तुमने किसी को कुछ बोला नहीं, या फिर सीसीटीवी कैमरा? मैंने बहुत कोशिश किया सबको समझाने, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी और मेरी नसीब तो फूटी है। उस होटल में एक भी कैमरा नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, 6 महीनों तक जेल में रहा और एक दिन एक जेंटलमैन ने मेरा बेल करवा दिया। जब मैं बाहर आकर उनसे मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, पर आप हैं कौन? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं महेंद्रनाथ जी का असिस्टेंट धीरज, रेनू के पापा का। मुझे यकीन था कि वो मुझे जेल से जरूर निकलवाएंगे। बहुत भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें चोरी के झूठे केस में फंसा के जेल भेजने वाला और कोई नहीं, बल्कि वही महेंद्रनाथ ही है। क्या? पर वो तो सब नाटक था। जो भी उन्होंने तुम्हें बोला था वो सब कुछ नाटक था। अगर ऐसा है तो मैं रेनू को सब सच बोल दूंगा, अभी के अभी। महेश, कोई फायदा नहीं। रेनू का अता पता उसी दिन से किसी को नहीं मालूम जिस दिन तुम्हें जेल हो गया था। मतलब शायद महेंद्रनाथ जी उसकी शादी करवा दिए हैं और रेनू अभी अपनी ससुराल में होगी और हम सबसे ये बात छुपाई गई है कि रेनू अभी कहाँ रहती है। अच्छा, ये बात है। और आप मेरी मदद करने क्यों आए हैं? क्या इसमें भी कोई प्लान जुड़ा हुआ है आपके महेंद्रनाथ जी का? मुझे माफ कर दो बेटा। महेंद्रनाथ जी के दबाव में आकर उस रात मैंने ही गुंडों को होटल में भेजा था। फिर मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ और उनको छुपा के तुम्हारा बेल करवाया हूं मैं आज। मैं रेनू के बगैर नहीं जी सकता। वो अब कभी भी तुम्हारी नहीं होगी। एक चोर के साथ शादी करके वो कैसे अपना घर बसाएगी? वो अपने पापा की बात को मान ली है कि तुम नशा करने के लिए हर रोज होटल से पैसे चोरी करते थे और एक दिन पकड़े गए। क्या? सागर बेटा, पिछले 6 महीनों से तू यहीं पर आकृति के पीछे पड़ा है। उसे संभालने में सारा वक्त दे देता है, पर तू खुद का तो थोड़ा सोच। तेरे इतने करीबी दोस्त आदित्य की शादी हो रही है, आज उसकी सगाई है। जा, खुद घूमा और आकृति को भी साथ में ले जा। नहीं माई, आकृति वहां पे किसी बच्चे की माँ को देख ली तो बहुत रोएगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे वहां सगाई में ले जाऊं। कब तक? आखिर कब तक तू उसे ऐसे घर के 4 दीवारी में छुपाए रखेगा? ले जा, थोड़ा बाहर ले जा उसे। माई के बार बार बोलने पर सागर आकृति को साथ में लिए आदित्य के सगाई में जाता है। अरे भाई, कहाँ थे आप? वैसे आई एम सो सॉरी सागर। दोस्तों से सुना था कि गाड़ी एक्सीडेंट में भाभी की। मेरे साथ जो होना था वो तो हो चुका है। अब जाने दो आदित्य। तुम बताओ कि शादी करने जा रहे हो, अब तो खुश हो ना? सालों से लड़की ढूंढ रहे थे। सागर यार, क्या बताऊं, मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूं और शादी करके घर बसाना चाहता हूं, पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा जैसे वो इस शादी से खुश नहीं है। कुछ तो है बात। तो फिर लड़की से डायरेक्ट बात करो, पूछो उसे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी है,
लड़की वाले भी सब हैं यहाँ पे, फिर मैं कैसे बात करूँ उसके साथ? पर मुझे इस बारे में बात करनी ही चाहिए। हाँ, शादी से पहले मैं हर हाल में उससे बात करके ही रहूँगा। आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि उसके उदासी की वजह क्या है। वैसे सागर, मुझे तो बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो, पर तुम खुद ऐसे अकेले कब तक रोते रहोगे? आकृति को थोड़ा देखो, कैसे दुखी होकर बैठी है वो। दूसरी शादी कर लो भाई। लीला की जगह मैं और किसी को कैसे दे सकता हूँ? नहीं आदित्य, मुझसे नहीं होगा। खुद को स्ट्रांग बनाओ और आगे बढ़ो, इसी में ही सबकी भलाई है। प्लीज प्लीज सागर। दोस्त का कहा मानकर सागर दूसरी शादी करने को मन बना लेता है और पार्टी से घर वापस जाकर, कैसा रहा सगाई का रस्म? हाँ माई, सब कुछ बहुत बढ़िया था। सागर बेटा, अब देर मत कर, तू भी जल्दी से दूसरी शादी कर ले। हाँ माई, मैं तैयार हूँ। आप लड़की ढूंढना शुरू कीजिए। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। सागर का घर फिर से बस जाए, मेरी आकृति फिर से हंसने लगे। महेश, तुम्हें रेनू के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता? जेल से छूटने के बाद एक कार भाड़े में लेकर ड्राइवर का काम करने लगा और साथ में रेनू को भी बहुत ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर मैं उम्मीद छोड़कर उस दिन समंदर किनारे बैठा था और मुझे तुम मिल गई। नहीं तो अब तक मैं... नहीं महेश, ऐसे मत कहो। दोबारा ऐसी गलती करने को कभी मत सोचना। मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। धीरज जी, महेश, रेनू का पता चल गया। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। पर क्या? रेनू की सगाई हो चुकी है और जल्द ही शादी होने वाली है उसकी। चाहे जो भी हो जाए, मैं रेनू के पास जरूर जाऊंगा और उसे सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगा। आखिर उससे भी तो पता चलनी चाहिए कि जेंटलमैन का कपड़ा पहने उसके पापा कितने गिरे हुए हैं। अगर सच जानने के बाद भी वो मुझसे मुंह फेर लेगी और किसी से शादी करने तैयार रहेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो जहां भी रहे बस खुश रहे। महेश, मैं तुम्हें रेनू तक जैसे भी करके पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। और लीला, तुम्हारे पैर कैसे हैं अब? मेरे पैर ठीक होने लगे हैं धीरज जी। मैं जल्द ही अपने पैरों से अच्छे से चल फिर सकूंगी। मेरे सागर और आकृति के पास चली जाऊंगी। वैसे आपको मैंने पता करने बोला था। हाँ लीला, मैंने पता कर लिया है। सागर और आकृति दोनों एक्सीडेंट के बाद सही सलामत हैं और अभी तुम्हारे उसी घर पे ही रहते हैं। आई विश तुम जल्द ही पूरी तरह से ठीक होकर उनके पास चली जाओ। पर मेरे जाने से पहले मैं महेश को रेनू के साथ जरूर मिला के रहूंगी। महेश मेरी मदद करने पिछले कई महीनों से लगा हुआ है। वो चाहता तो रेनू का पता लगाने वो समय का इस्तेमाल कर सकता था, पर नहीं, उसने सारा वक्त मुझ बेसहारा को दे दिया। अब मैं जाऊंगी रेनू से मिलने, उसे सारी सच्चाई बताने। सागर बेटा, ये देख, ये प्रतिभा है। बेचारी कम उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दी। मामा के यहाँ रह के पढ़ाई लिखाई की है। गरीब है बेचारे, पर बहुत नेक लोग हैं। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। सागर बेटा, तू सुन रहा है ना मुझे? सागर? हाँ माई, पर मैं सोच रहा था कि... अब ज्यादा सोच मत। तकदीर में जो लिखा है उसे अपना के चल। देखना, सब ठीक हो जाएगा। माई, आपको जैसे सही लगे वैसे ही कीजिए। मैं बस आकृति के लिए एक माँ चाहता हूँ जो उसे लीला के तरह प्यार दे। मेरी बच्ची फिर से हंसने खेलने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर सागर की शादी की बात माई आगे बढ़ाती है और उस तरफ लीला पूरी तरह से अपने पैरों से चलने लगती है। गुड जब लीला, तुम बहुत जल्दी रिकवर कर ली। वेरी गुड। ऐसे बहुत ही कम पेशेंट होते हैं
जो इतने कम टाइम में खुद को पहले जैसे एकदम फिट बना लेते हैं। थैंक यू साक्षी। आप और महेश मेरा साथ ना देते तो मुझ में इतनी हिम्मत कभी नहीं आती। अब लीला पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और बिना किसी के सहारे चल फिर सकती थी। महेश, आज मैं रेनू से बात करने जा रही हूँ। मुझे धीरज जी ने उसका पता बता दिया है। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। लीला, रेनू के पापा बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है। तुम खुद को क्यों इसमें घसीट रही हो? अब ठीक हो चुकी हो, अपने परिवार के पास लौट जाओ। इसी में ही तुम्हारी भलाई होगी। मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी है। जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ किया है, उससे मैं अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊं? मैं तुम्हारे रेनू को जरूर वापस ले आऊंगी महेश, मेरे ऊपर भरोसा रखो। रेनू, कैसा लगा तुम्हें ये होटल? पूरे 5 लाख दे के बुक किए हैं हमारी शादी के लिए। रेनू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो आदित्य। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ, पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जोर जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवाया जा रहा है। शायद तुम और किसी को। नहीं आदित्य, मेरे मन में और कोई नहीं है। मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करके खुश रहना चाहती हूँ, पर पता नहीं। तुम रो रही हो? क्या बात है रेनू, बताओ मुझे प्लीज। महेश नाम के एक लड़के को बहुत चाहती थी मैं। मेरे पापा के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। फिर भी पापा ने उसे उनके पास बिठा के समझाया, आगे की पढ़ाई करने बोले, और उसके बाद हम दोनों की शादी भी करवा देंगे, ये जुबान दिए। अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? महेश जितने अच्छे से बात करता था, सबके नजर में जितना अच्छा बनता था, वो असल में बहुत बड़ा चोर था। चोर? हाँ, चोर। जिस जगह पे काम करता था वहां से रोज पैसे चोरी करके नशा करता था। एक दिन पकड़ा गया और उसे जेल हो गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले ही तुम्हें उसके सच्चाई का पता चल गया। नहीं तो पता नहीं आगे और क्या क्या करता वो। हाँ, पता है। उससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। अच्छा हुआ उसे जेल हो गया। पर आदित्य, इस सब के बाद भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता। पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करके खुशी से रहूं। मैं भी यही चाहती हूँ, पर महेश मेरे दिमाग से नहीं निकलता। मैं पागल हो जाऊंगी उसके बारे में सोच सोच कर। रेनू प्लीज। रेनू, तुम्हें बार बार महेश का ख्याल आना, उसके बारे में सोच के दुखी होना, ऐसे फूट फूट के रोना, यही बताता है कि महेश निर्दोष है। उसे तो झूठे चोरी केस के इल्जाम में फंसाया गया था। आप कौन हैं आप? और महेश के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? मैं लीला हूँ, महेश की दोस्त। दोस्त? पर महेश का तो कोई दोस्त नहीं था। वो हमेशा अकेले रहता था, कभी भी अपने किसी दोस्त का जिक्र नहीं किया। मैं महेश की दोस्त कैसे बनी, ये बाद में बता दूंगी। पर सबसे पहले तुम्हें ये समझाना जरूरी है कि उस चोरी में महेश का कोई हाथ नहीं था। अरे, उसके भोलेपन का फायदा उठाए हैं तुम्हारे पापा। उस गरीब लड़के को अपनी एकलौती बेटी का हाथ देना उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए गुंडे भेज के होटल से चोरी करवाए और महेश के ऊपर सारा दोष डाल दिए। और होटल का मालिक तो उन्हीं का ही दोस्त था, है ना? ये बात तो तुम भी जानती हो रेनू। मैं ये नहीं मानती, सब झूठ है। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम्हारे पापा के असिस्टेंट धीरज जी से बात कर लो, सब पता चल जाएगा। अरे, वो बेचारा तो अपनी जान देने चला था। तुम्हारे पापा एक बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करवाने चले हैं। एक बार, बस एक बार महेश से मिल लो रेनू, फिर तुम जिससे चाहो हंसी खुशी शादी कर लेना। हाँ रेनू, ये सही बोल रही है। मैं भी यही चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम एक बार
महेश से मिल लो और तुम्हारे पापा के असिस्टेंट से भी बात कर लो ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। पर मेरे पापा, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पापा इतने ही अच्छे इंसान हैं, कुछ गलत काम नहीं कर सकते, तो डरने की क्या बात है रेनू। चलो मेरे साथ। हाँ रेनू, चलो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, और मेरे साथ बाहर जाने के लिए तुम्हारे पापा कभी नहीं रोकेंगे। थैंक यू भाई साहब। वैसे मैम, मुझे ऐसे क्यों लग रहा जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। मेरे शक्ल से मिलते जुलते बहुत लड़कियां होंगे इस दुनिया में, देखे होंगे आप किसी को? नहीं, मैंने इन्हें ही कहीं देखा है, पर याद क्यों नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हैं? चलिए। ओह हाँ, चलो रेनू। रेनू और आदित्य लीला के साथ महेश से मिलने उसके घर पहुंचे। महेश। रेनू, मैंने कोई चोरी नहीं किया। ये सब मेरे खिलाफ साजिश रचा गया था ताकि तुम्हें मुझसे अलग किया जा सके और किसी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे पापा ने? धीरज अंकल। हाँ रेनू बेटी, महेंद्रनाथ जी मुझसे जबरदस्ती ये सब करवाए थे और बाद में मैंने ही उनसे छुपके महेश को जेल से निकाला। अब उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें सच बता दिया है तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। उधर मेरी सगाई हो चुकी है, सारे रिश्तेदारों को शादी के लिए इनविटेशन भेज दिया गया है, और अब मुझे सच्चाई का पता चल रहा है कि मैं जिसे चोर मान के जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती थी वो बेकसूर है। क्या करूं मैं अब, क्या करूं? रेनू, तुम्हें अपनी दिल की सुननी चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल हमेशा से महेश को चाहता है। अब तो क्लियर हो चुका है कि महेश ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, ना ही वो चोर है। फिर तुम कंफ्यूजन में क्यों हो? तुम्हारे पापा के बारे में सोच रही हो, जो अपनी बेटी को उसके प्यार से अलग करने इतना बड़ा प्लान कर दिए, या फिर मेरे बारे में सोच रही हो कि शादी टूटने में मुझ पर क्या बीतेगी। मैं कभी भी दो प्यार करने वालों को अलग करके खुश नहीं रह सकता। महेश, अब किसी भी हाल में मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो। तुमसे मिले बिना ही मैंने दूसरों की बातों पे यकीन कर लिया। रेनू और महेश दोनों फिर से एक हो गए, और वहां पे खड़े लीला, धीरज और आदित्य भी इन दोनों को मिला के बेहद खुश थे। थैंक यू लीला, तुम नहीं होती तो शायद मैं रेनू से कभी नहीं मिल पाता। थैंक यू मुझे बोल रहे हो? अरे तुम जैसे फरिश्ते की वजह से आज ये लीला जिंदा है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। महेश, तुमने मेरे लिए जो किया है मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। कल सुबह मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने पति और बेटी के पास। चलो, आज ये नेक काम करके बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। रेनू, कभी भी कुछ हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज बिना सोचे समझे मुझे एक कॉल जरूर कर देना। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। ओके? ओके, थैंक्स आदित्य। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जिन सबको शादी में इनवाइट किए थे, अब उन्हें एक एक करके मना करना पड़ेगा। पहले सागर के घर से शुरू करता हूँ। चलो आदित्य, काम पे लग जाओ, सबको एक्सप्लेनेशन भी तो देना है। अरे ये लड़का, मुझे देख, तेरी शादी होगी, तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आएगी, इसीलिए मैं इस बुढ़ी उम्र में बाल में काला रंग लगा दी। सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और तू है कि अब भी मुंह लटकाए बैठा है। माई, चल चल, अब लेट मत कर। हमें आज ही ये घर खाली करके दूसरे शहर में सेटल होना पड़ेगा। जगह बदलने से शायद मेरी आकृति भी ठीक हो जाए। और आकृति क्या, यहाँ पे रह के मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। ठीक है माई, चलिए अब निकलते हैं। सामान तो गाड़ी में रख दिए हैं। वहां पे पहुंच के सबसे पहले तुझे प्रतिभा से मिलना होगा। 4 दिन बाद तुम दोनों की शादी है। बाद में मुझे कुछ शिकायत नहीं चाहिए। हाँ, तू जा, तैयार हो जा, मैं देखती हूँ कौन आया है।
अरे सागर बेटा, ये देख कौन आया है। आदित्य, तेरा दोस्त। आदित्य, कल तेरी शादी है ना, और तू यहाँ पे? क्या बताऊं यार, शादी, अब शादी नहीं होगी। नहीं होगी? और तू ऐसे हंस हंस के क्यों बोल रहा है ये बात? क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। तेरे कहने के मुताबिक मैंने अपनी मंगेतर रेनू से बात किया, उससे डायरेक्टली सब कुछ पूछा। फिर पता है तुझे इस जबरदस्ती की शादी के पीछे क्या क्या राज छुपा था? राज? हाँ। फिर आदित्य ने सागर को एक एक करके सारी बातें बताया और ये सब सुन के सागर भी जोर जोर से हंसने लगा। आदित्य, जो भी हुआ अच्छा हुआ यार, आखिर दो प्यार करने वाले मिल ही गए। और वो रेनू के पापा कितना डेंजर इंसान है। हाँ सागर, अच्छा जाने दे, तू कहीं निकल रहा है क्या? हाँ, वो माई के कहने पर हम सब ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे मेरी शादी होगी और हम उसी जगह पे सेटल हो जाएंगे। और ये घर माई ने किसी ब्रोकर से बात कर लिया है, जल्दी ही ये घर बिक जाएगा। हाँ भाई, तो फिर ठीक है, मैं निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना, और हाँ, पहुँच के मुझे एक मैसेज ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय। आदित्य सागर को बाय बोल के घर से निकलते ही उसकी नजर पड़ी दीवार पे टंगी हुई लीला के फोटो के ऊपर। ये सागर, ये कौन है? लीला, मेरी पत्नी। क्या तू लीला को पहचान नहीं पा रहा? ओह माय गॉड सागर, ये तो जिंदा है। क्या लीला जिंदा है? हाँ भाई, मैं अभी अभी इनसे मिल के आया हूँ। इनफैक्ट मैं जिस औरत के बारे में बोल रहा था कि उसने महेश और रेनू के बीच सब ठीक कर दिया, वही तो है तेरी पत्नी लीला। ये क्या बोल रहा है बेटा? लीला जिंदा है? हमारी लीला जिंदा है? आदित्य, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी। मैं 100% श्योर हूँ कि वही तुम्हारी लीला है। शायद उन्हें एक्सीडेंट में कोई बड़ी चोट लगी थी और वो अभी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। कल सुबह अपने घर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाएगी, ये भी बता रही थी। माई, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। चलिए, अभी के अभी मैं लीला को घर ले आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, चल, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। सागर, कमला माई और आकृति तीनों लीला को लेने महेश के घर निकले। सागर, लीला, आकृति, माँ माँ, मेरी माँ आ गई। भगवान ने उसे वापस भेज दिया मेरे पास। माँ, अब फिर से कहीं चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं आकृति, अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। लीला, तुम इतने दिनों तक थी कहाँ और मेरे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं की? सागर, मैं सब बताऊंगी तुम्हें। जब से हम अलग हुए हैं तब से मैं तड़प रही हूँ तुमसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने, पर मेरी फूटी किस्मत। फिर लीला ने सागर को वो सारी बातें बताई कि कैसे वो एक्सीडेंट के बाद महेश को समंदर में मिली और महीनों लग गए उसे पूरी तरह से ठीक होने में। लीला, अगर आदित्य मुझे आज जाकर तुम्हारे बारे में नहीं बताता तो शायद अब तक हम ये शहर छोड़ देते। पता नहीं वो गधा तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचान पाया। सागर, मैं भी तो उसे पहचान नहीं पाई। शादी के बाद बस एक ही बार देखी थी उन्हें, और वो भी मुझे। फिर कैसे एक दूसरे को पहचान लेते? सागर, आकृति और माई लीला को वापस पाने के बाद बहुत खुश थे। फिर लीला महेश से विदाई लेकर अपने परिवार के साथ घर वापस आ गई। फिर एक दिन, सागर, देखो ना, हम इतने बड़े हादसे के बाद फिर से एक हो गए, पर इस सब के बीच मैं अपनी माँ को खो दी और मेरे पापा और भैया से मिल भी नहीं पाई। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा लीला। चलो अब अंदर चलते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़े लीला बस यही मांग रही थी, उसे अपने पापा से
एक बार मिलना है। लीला, लीला, मुझे कोई आवाज दे रहा है शायद। लीला, लीला। भैया, आप यहाँ पे? बस मैं अकेला नहीं, ये देख पापा भी आए हैं। लीला बिटिया, कैसी हो? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घर आई थी आप सबसे मिलने, पर पता चला कि माँ मेरे वजह से दुनिया छोड़ के चली गई है। तुम्हारी वजह से? नहीं लीला, तुम्हारा इसमें क्या कसूर? माँ को पहले से ही कैंसर था। हम दोनों तुमसे ये बात छुपाए रखे थे ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। लीला, माँ जाने के बाद तुझे हम बहुत ढूंढे, पर तेरा पता कहीं नहीं मिला हमें। आंखें तरस गई थी तुझे एक बार देखने के लिए। आज भगवान ने मेरी सुन ली। तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। मुझे माफ कर दीजिए पापा, उस रात में लीला को। नहीं बेटा, तुम दुखी मत हो। ना समझ तो हम थे जो अपनी बेटी की खुशी नहीं, अपनी ईगो के बारे में ज्यादा सोचते रहे। पापा, आज मेरा दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। आप मुझे माफ कर दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए पापा, चलो भैया, हमारे घर पे चलो। मेरी बेटी आप दोनों को देख के बहुत खुश हो जाएगी। लीला, तेरी बेटी भी है? जरूर अपनी नानी पे गई होगी, नहीं? और नानी की तरह बहुत बोलती भी है पापा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे रे रे रे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।